नमस्कार, प्राइम टॉक में आपका स्वागत है। आखिरकार एयर इंडिया बिकी गई। इसके लिए 20 साल से कोशिश हो रही थी। विनिवेश के मोर्चे पर केंद्र सरकार के लिए यह बड़ी सफलता है। लेकिन एयर इंडिया को बेचने की नौबत क्यों आई, इसकी लंबी कहानी है। पहले तो कर्ज में डूबी एयर इंडिया को उबारने की बात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा साल दर साल घाटा बढ़ता गया। जैसे जैसे एयर इंडिया कर्ज में डूबती गई, वैसे वैसे सरकार भी इससे किनारा करती गई। यही नहीं, पहले एयर इंडिया में कुछ हिस्सेदारी बेचने की बात सामने आई थी, लेकिन फिर सरकार ने साफ कर दिया कि हवाई जहाज उड़ाना सरकार का काम नहीं है, इसलिए पूरी हिस्सेदारी बेची जाएगी। यानी सरकार एयर इंडिया से छुटकारा पाना चाहती थी। सरकार के मुताबिक 31 अगस्त 2021 तक एयर इंडिया पर कुल कर्ज 61,562 करोड़ रुपए था। अब टाटा ने अपनी बोली से एयर इंडिया पर से 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज उतार दिया है। टाटा द्वारा इस कर्ज के उतारने के बाद एयर इंडिया पर कुल 46,262 करोड़ रुपए का कर्ज बचा है। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे एयर इंडिया मुनाफे से घाटे में उड़ान भरने लगी। दरअसल एयर इंडिया इस बुरे हालात में पहुंच जाएगी, एक दशक पहले इसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि 10 साल पहले भले ही यह सरकारी एयरलाइंस कंपनी फायदे में नहीं चल रही थी, लेकिन इसके फायदे में आने की पूरी उम्मीद थी। साल 1954 को विमानन कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब सरकार ने हवाई सेवा के लिए 2 कंपनियां बनाई थी। घरेलू सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस और विदेशी सेवा के लिए एयर इंडिया। तब से लेकर साल 2000 तक यह सरकारी एयरलाइंस कंपनी मुनाफे में थी। पहली बार 2001 में कंपनी को 57 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तब विमानन मंत्रालय ने तत्कालीन प्रबंध निदेशक माइकल मास्केरन हास को दोषी मानते हुए पद से हटा दिया था। बात साल 2007 की है, जब एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस का विलय किया गया था। दोनों कंपनियों के विलय के वक्त संयुक्त घाटा 771 करोड़ रुपए था। विलय से पहले इंडियन एयरलाइंस महज 230 करोड़ रुपए के घाटे में थी। उम्मीद की जा रही थी कि ज्यादा फायदे में आ जाएगी, जबकि एयर इंडिया कंपनी विलय से पहले 541 करोड़ रुपए के नुकसान में थी। यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2006-07 की थी। दोनों कंपनियों के विलय से पहले दावा किया जा रहा था कि विलय के बाद दोनों कंपनियां एक बनेंगी और वह हर साल 6 अरब का लाभ कमा सकेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विलय के बाद कंपनी लगातार घाटे की गर्त में डूबती चली गई। फिर घाटे को कम करने के लिए कंपनी ने लोन लेना शुरू कर दिया। कंपनी और कर्ज में डूबती गई। साल 2006-07 में यह कंपनी 2,226 करोड़ रुपए के घाटे में थी। वहीं साल 2008 और 9 में 7200 करोड़ रुपए और 2009-10 में यह घाटा बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो गया था। यह आंकड़ा और ज्यादा होता, लेकिन 2009 में कर्ज घटाने के लिए एयर इंडिया ने अपने कुछ विमान बेच दिए थे। जानकार मानते हैं कि विलय ने कंपनी का बंटाधार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2005 में 111 विमानों की खरीद का फैसला एयर इंडिया के आर्थिक संकट की सबसे बड़ा वजह थी। इस सौदे पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कहा जाता है कि इतने बड़े सौदे से पहले विचार नहीं किया गया कि यह कंपनी के लिए व्यवहारिक होगा या नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी इस सौदे पर सवाल खड़े किए थे। तब इस सौदे को लेकर राजनीति भी खूब गरमाई थी। एयर इंडिया की बर्बादी की वजह इसके प्रबंधन का ढुलमुल रवैया भी रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स अक्सर लेट लतीफी का शिकार होती रहीं। कर्मचारियों में हड़ताल आम बात हो गई थी, जिस वजह से सेवाएं प्रभावित हुईं। साल 2018 में एयर इंडिया के पास सिर्फ 13.3% मार्केट शेयर था। एक रिपोर्ट के मुताबिक निजी एयरलाइंस कंपनियों के विमान एक दिन में कम से कम 14 घंटे हवा में रहती हैं, जबकि एयर इंडिया के जहाज करीब 10 घंटे उड़ान भरते थे। एयर इंडिया के विमानों को उन रूटों पर लगातार रखा गया जिन पर प्राइवेट कंपनियों ने हवाई सेवा देने में हाथ खड़े कर दिए थे, जबकि लाभों वाले रूटों पर बिना वजह दूसरी एयरलाइंस को जगह दे दिया गया था। कुप्रबंधन और सरकारी सेवाओं में तत्परता की वजह से एयर इंडिया का बेजा इस्तेमाल हुआ।
सरकारी बकाया समय पर नहीं मिलने से बोझ बढ़ता गया। एयर इंडिया को ज्यादा ऑपरेटिव कास्ट और विदेशी मुद्रा में घाटे के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अगस्त 2009 में एयर इंडिया के प्रमुख अरविंद जाधव ने 3 साल में बेहतरी की योजना के तहत छंटनी और अन्य उपायों के बारे में ऐलान किया था। इसके बाद विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। विमान चालकों ने आंदोलन छेड़ दिया। इससे आर्थिक संकट और गहरा गया।